हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग गैस स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, गैस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं। लॉस पढ़ लिए हैं, आदर्श गैस समीकरण भी हम लोगों ने निकाल ली है, अवस्था गैस समीकरण भी हम लोगों ने निकाल ली है। उसके बाद में वाष्प घनत्व और मॉलिक्यूलर वेट, जो आणविक भार जो आपका रहता है, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर भार, मॉलिक्यूलर वेट, उसमें हम लोगों ने रिलेशन में निकाला था। और डोल्टन का आंशिक दाब का नियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ डोल्टन्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। अब जो अगला टॉपिक हमारा आएगा बच्चों, वो आएगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अगला टॉपिक जो आएगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन दिया था 2 दिन पहले, तो कुछ बच्चों को उसमें डाउट था, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसका जो आंसर है उसको आपको मैं बता देता हूँ। बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, एक जैसे। वो क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था, अलग था, है ना। देखो क्या क्वेश्चन था वो। प्रश्न था कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फ़ारेनहाइट समान मान दर्शाते हैं, समान मान दर्शाते हैं। ठीक है, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम वैल्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। क्लियर? तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है वो देखना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है बच्चों, वो क्या है? वो है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये रिलेशन हमें पता है। ठीक है, अगर इसमें मैं थोड़ा सा फेरबदल करूं तो देखो क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इधर जाएगा 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू आएगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5। ये वैल्यू आएगी। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 32 उधर चला जाएगा, -32, फिर यहाँ पर बचेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, तो 9 इसके नीचे लिया, यहाँ पर बचेगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू शो करानी है, सेम वैल्यू। तो मैं क्या करूं बच्चों, ये जो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको क्या पूछना है, टेम्परेचर पूछा हुआ है। तो ये दोनों टेम्परेचर स्केल है, तो मैं इन दोनों की जगह क्या ले लूं, टी ले लूं, टेम्परेचर टी। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूं टेम्परेचर टी, तो टी -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू टी बटा 5। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो तो यहां पर ये आएगा 5t माइनस 5 2 जा 10 1 5 3 जा 15 1 14। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 90। ठीक है बच्चों, ये 5 इधर जाएगा 5t, ये 90 इधर आ जाएगा 5t माइनस 140, तो ये 5t उधर जाएगा तो 90 माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 140, तो ये आ जाएगा 4t इज इक्वल टू माइनस 140, तो t इज इक्वल टू आएगा माइनस 140 बटा 4। बेटा ये 160 आएगा, है ना, ये आएगा 160। 5 2 जा 10 0 हासिल का 1 5 दिया 15 1 16। ठीक है, तो ये भी 160 है, ये भी 160 है और ये भी 160 है। 160 बटा 4, 90 माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 160, ये रहा 4t इज इक्वल टू माइनस 160, तो t इज इक्वल टू आ गया माइनस 160/4 और ये आंसर आपके पास में निकल जाएगा -40। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है -40 पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू देंगे। ठीक है, -40 जो रहेगा उस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों सेम वैल्यू शो करेंगे। क्लियर?
तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, बहुत से बच्चों को क्लास में हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैंने करा दिया। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ आपको क्या करना है, ये रिलेशन यूज में लेना है और इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। आप इसके अंदर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दो इक्वेशन बनेगी, डिग्री फारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एक बार दोनों जगह पर डिग्री फारेनहाइट रख दो, एक बार दोनों जगह डिग्री सेंटीग्रेड रख दो, अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो -40 डिग्री आए। ठीक है, तो -40 डिग्री पर ये दोनों सेम वैल्यू शो करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड भी एक बार चेक करके देखो, केल्विन डिग्री फारेनहाइट भी चेक करके देखो, तो वो नहीं होगा, वो केल्विन में। ठीक है, ये डिग्री में, डिग्री को मैं एक बार में स्केल को चेक कर सकता हूं, दोनों की सेम वैल्यू कहां पे आएगी, लेकिन डिग्री फारेनहाइट डिग्री वो केल्विन को चेक नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अगला जो है हमारा पास रूल्स, वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण का नियम, ग्राहम का विसरण का नियम, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले बच्चों में यह पता रहना चाहिए कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी अणु का, किसी भी गैस का, किसी भी तत्व का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, उच्च प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहना, प्रवाह होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, विसरण। क्लियर। मान लीजिए कंटेनर है, दो कंटेनर आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, यहां पर टेस्ट ट्यूब भरी हुई है, यहां पर कंसंट्रेशन में ले ली 2 मोल, यहां पर कंसंट्रेशन में ले ली 3 मोल। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक कि ये दोनों 2.5 नहीं हो जाते। क्लियर। तो मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ बहना ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन, विसरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो साइंटिस्ट थे ग्राम्स, उन्होंने विसरण को किस तरीके से लो में कन्वर्ट किया वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि डिफ्यूजन विसरण को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। तो डिफ्यूजन, हम लोग यहां पर घनत्व की बात करेंगे, इसलिए डिफ्यूजन को लिखेंगे उच्च घनत्व से या हाई फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, या फिर अणुओं का उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ बहना, बहना मतलब कि जाना, है ना, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ जाना ही लिख लो आप तो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन या फिर विसरण। क्लियर। अब इसी को यूज में लेकर ग्राम जो साइंटिस्ट था उसने कैसे लॉ बनाया वो आप लोग देखो, कि जो इसने लॉ बोला, नियम जो बोला इसका, वो क्या बोलता है कि विभिन्न गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको,
diffusion of gases is inversely proportional to the square root of their density अगर मैं विसरण की दर को रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर आर से डिनोट कर दो, चलो यही कर देता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन विसरण की दर, इसको बनाएंगे स्मॉल आर से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी उनके वर्गमूल के घनत्व के। ठीक है, ये लॉ बोलता है आपके पास में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, मतलब कि विसरण की दर उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमणपति होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये आपके पास में आ गया ग्राम्स लॉ। ठीक है, अब ग्राम्स लॉ को कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना यह है कि यहां पर डिफ्यूजन विसरण क्या होता है और उसने उसको यूज में लेकर किस तरीके से लॉ बनाया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो किसी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हम लोग क्योंकि घनत्व ले रहे हैं, इसलिए उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, और इसने लॉ बना दिया ग्राम्स ने क्या कि डिफ्यूजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी मतलब डी। ठीक है, विभिन्न गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमणपति होता है। ठीक है, चलो इसको और आगे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल लॉ था। अब इसको और मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो बच्चों, हमारे पास है डी इज इक्वल टू होता है m अपॉन v, होता है कि नहीं होता। यहां पर जो घनत्व होता है वो होता है भार बटा आयतन। अगर मैं यहां पर घनत्व की जगह भार और आयतन में इस लॉ को मॉडिफाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा, R प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन रूट डी, तो मैं क्या करूं, R प्रोपोर्शनल टू क्या कर दो, रूट m कर सकता हूं, रूट m। ठीक है, और यहां पर ये m बाय क्या है, v, रूट m बाय v, तो v कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू रूट v अपॉन रूट m, ये भी तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, एक ये बन सकता है हमारे पास। दूसरा, इसको और जरा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। मुझे पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। PV इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला और बन गया यहां पे, ध्यान रखना। इसके बाद में और जरा मॉडिफाई कर रहा हूं। PV इज इक्वल टू होता है nRT, और ये n बराबर क्या होता है बच्चों, n बराबर होता है W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि उसका आणविक भार, भार बटा आणविक भार। ठीक है, भार बटा आयतन, इस आणविक भार को मैं ऊपर ले जा रहा हूं इधर, और भार बटा आयतन W अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसको W कर लो, एक काम करो, इसको आप लोग कर लो W, इसको भी कर लो W, और इसको भी कर लो W, ताकि m को हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से दिखाएंगे। ठीक है, सब जगह W कर लो बच्चों, इसको सॉरी टू डेट W कर लो इसको,
और मोलिकुलर वेट को हम लोग m से दिखा देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो जाएगा m W/V RT, और W/V यहां पर क्या है, W/V डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, P डॉट MW अपॉन RT। ठीक है, मतलब कि डेंसिटी किसी के भी अणुभार के डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है। तो यहां पर अगर ये R प्रोपोर्शनल टू 1/√D है, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √D है, √D मतलब डेंसिटी घनत्व, तो यहां पर D की जगह मैं क्या रख सकता हूं, किसी का भी अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट रख सकता हूं। तो इसका मतलब ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, पहला किसी भी के भी भार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है, किसी के भी अणुभार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, किसी के भी आयतन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। देखो यहां पे D MW के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो हम लोग यहां पर MW भी लिख सकते हैं, मतलब किसी का भी आणविक भार। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास में आ गई। तीसरी, चलो हम लोग इन दो के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले दो के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, SO2 एवं O2 गैस में से किसकी विसरण की दर ज्यादा होगी, किसकी विसरण की दर ज्यादा होगी, which have high rate of diffusion in between SO2 and O2। ठीक है, SO2 और O2 दो गैस हैं, किसी कंटेनर में भर दोगे आप, तो मान लो दोनों में से किसकी विसरण की दर ज्यादा होगी, किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ये आपको निकालना है। तो यहां पर देखो, ना तो हमें वेट दिया हुआ, ना हमें आयतन दिया हुआ, ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन गैस दी हुई है। ठीक है, और इन गैस का मुझे मॉलिक्यूलर वेट तो पता है। ठीक है, इन गैस का आणविक भार तो मैं निकाल ही सकता हूं, और मुझे अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा हुआ है, विसरण की दर, तो आणविक भार से वो क्या है, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये मुझे पता है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, लो देखो, उसके आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है विसरण की दर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है कि R डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है उसके मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना हो RSO2 में कैसे निकालूंगा, 1/√MW, किसका, SO2 का, तो SO2 का MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 कितना आएगा बच्चों, 64, तो यहां पर आ जाएगा 64। इसका मतलब RSO2 आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा, 8 8 या 64, 8 8 64। ठीक है, आ जाएगा 8, मतलब 1/8, सॉरी 1/8। ठीक है, ये RSO2 आपके पास में आ जाएगा 1/8। दूसरा, अब मुझे निकालना है RO2 के विसरण की दर। तो O2 के विसरण की दर मतलब कि O2 का मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार कितना आएगा, 32। और इस 32 को आपको सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, कैसे कैसे आ सकता है ये, 8 1 8 16 8 3 8 24 4 32। सिक्सटीन इंटू 2, 16 दूनी 32, 4 चौक 16,
4√2 ये आएगा बच्चों। तो किसके विस्तरण की दर ज्यादा होगी? तो किसके विस्तरण की दर ज्यादा होगी? देखो यहां पर ये 1/8 है और यहां पर ये 1/4√2 है। तो आप लोग अगर चेक करोगे तो किसके विस्तरण की दर ज्यादा होगी, तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, किसके विस्तरण की दर ज्यादा हो जाएगी बताओ? यहां पर जो है 1/8 और 1/4, तो आपको RO2 ऑक्सीजन की विस्तरण की दर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो गैस हल्की होगी उसके विस्तरण की दर ज्यादा होगी। ये सिंपली इससे कंक्लूजन निकल रहा है, जो गैस हल्की होगी उसके विस्तरण की दर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? दूसरा एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, √V और √W। आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन प्रश्न है, मान लीजिए एक गैस दी हुई है आपको CO2 और एक गैस दी हुई है आपको NH3। ठीक है, इसका आयतन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 50 ml और इसका आयतन आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, मतलब 2 CO2 का, डबल ऑफ CO2। और आपसे पूछा जाए बताओ RCO2 और RNH3 का जो है आपसे पूछा जाए रेशियो या फिर अनुपात। मतलब दोनों का आपको वॉल्यूम दे दिया जाए और RCO2 और RNH3 मतलब कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैस है दोनों की, इनकी क्या पूछा जाए आपसे? रेशियो पूछा जाए। तो निकाल लोगे RCO2 अपॉन RNH3 बराबर क्या आएगा? R वॉल्यूम √V किसका? CO2 का, और √V NH3 का। तो √V CO2 कितना दे रखा है? √50, और यहां पर कितना दे रखा है? ये NH3 का आयतन दुगना, जस्ट CO2 का दुगना मतलब कि 100। ठीक है, तो ये इनका क्या निकल जाएगा? सिंपल सा अनुपात, रेशो निकल के आ जाए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आप सिंपल कर सकते हो उनको। क्लियर? तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे डिफ्यूजन के क्वेश्चंस, और उसमें एक और मुझे आपको मॉडिफिकेशन बताना है। ठीक है, तो तब तक आप लोग बने रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।